हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में शुरू करने जा रहा हूँ भाषा विकास के बारे में। क्योंकि संवेगात्मक विकास जैसे ज़रूरी है, उसी तरह से भाषा का विकास भी ज़रूरी है। जिस तरह से शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास के बारे में आपने पढ़ा, देखा मेरे वीडियो में, क्योंकि सीरीज से चल रहा है। और भाषा विकास जो है किस स्टेज में कितना होता है, कैसे होता है, कैसे वोकैबुलरी का पावर बढ़ता चला जाता है, शैशवावस्था में क्या लेवल होता है, बाल्यावस्था में क्या लेवल होता है, और किशोरावस्था में क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, इन्फेंसी में क्या होता है, और भाषा विकास से बच्चे के अन्य विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा में उसका बड़ा महत्व है। तो हम शुरू करते हैं भाषा विकास में लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है जो कम्युनिकेशन का माध्यम है। एक दूसरे से अगर हम अपनी बात को, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं तो यही एक माध्यम है। भाषाएं अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भावना होता है, जो इमोशंस होता है, वह कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि हर 25 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है। हमारा देश बड़ा ही विचित्र देश है। इंडिया में 2500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कुछ भाषा को हमारे भारतीय संविधान में मान्यता है, लेकिन सभी भाषाओं का मान्यता नहीं है। शुरू शुरू में जब संविधान की रचना बनी थी तो भाषा में सिर्फ जो भाषा लिया गया था, सिर्फ 8 भाषा को मान्यता मिला था। धीरे धीरे बढ़ता गया, अब 15 हो गया है। तो कई भाषाएं और भी भाषाएं की डिमांड हो रही है, जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। लेकिन जो हमारा नेशनल लैंग्वेज है, आप लोग को पता है, नेशनल लैंग्वेज हमारा हिंदी है। मातृभाषा अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें इसमें बता हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है और कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नेशनल लैंग्वेज ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने के लिए। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, वो भी हमारे हिंदुस्तान की है। यूनियन ऑफ इंडिया का लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज हिंदी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का इंग्लिश है और बाकी सभी जगह हिंदी है। हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। अच्छा, और वो इंडिया भी नहीं कहता, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे रीजनल लैंग्वेज होता है, एक मदर हाँ, लैंग्वेज बदल होती है। है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग है हाँ। रजिस्टर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, मगर पूरे देश की यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस वाली लैंग्वेज। हाँ, नेशनल लैंग्वेज तो क्या बोलना, लिखना, पढ़ना सब कुछ हो जाता है नहीं, ना। राष्ट्रभाषा तो हिंदी है हमारे देश की। राष्ट्रभाषा उसी को नेशनल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज बोली वही सही है, और 22 रजिस्टर्ड लैंग्वेज है। भारतीय संविधान में अभी 22 हो गया है। हाँ, 22 हो गया। चलो कोई नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं। ठीक है, तो शुरू से करें। शुरू से क्यों करेंगे आप? इसको हटा ही दो। ठीक है, शुरू से कर लीजिए कोई। हाँ, ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसा है। करिए करिए। शुरू से करता हूँ। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है। आज चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोजी की कड़ी में मैं भाषा विकास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो वृद्धि विकास का ही एक भाग है। और भाषा का विकास किस स्टेज में कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वह हिंदी है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे ऑल इंडिया में, जिसको नेशनल लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है, वह जो है हमारा हिंदी है। हालांकि देखिए, हमारे देश में अंग्रेज़ी भी बहुत बोली जाती है, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है, और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल ऑफिस वगैरह में होता है। हिंदी का होता है, हिंदी पर बहुत जोर दिया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा अलग अलग स्टेट में
जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, तो बच्चे के मानसिक विकास के लिए क्षेत्रीय भाषा का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है जो क्षेत्रीय भाषा होता है। और माँ के लैंग्वेज बच्चा जल्दी कैच करता है, क्योंकि शुरुआत में कहा जाता है मदर ही सबसे पहला शिक्षक जो होता है बच्चे का, वह माँ होती है। तो देखते हैं भाषा विकास में, देखिए स्मृति, जिसको मेमोरी कहा जाता है, स्मृति, कल्पना, तर्क, विचार करना और समस्या समाधान की तरह भाषा भी मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास संज्ञानात्मक विकास भाषा भी मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य अंग है। यानी अगर भाषा का विकास होगा तभी मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास होगा और संज्ञानात्मक विकास होगा। तो यह तीनों जो है कहीं न कहीं भाषा से जुड़ी हुई है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरलॉक, नाम सुने होंगे इनका। हरलॉक के अनुसार इन्होंने कहा था कि दूसरे के साथ संचार बनाने की क्षमता, दूसरे के साथ संचार बनाने की क्षमता भाषा है। यानी अगर हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, संचार का माध्यम है ये भाषा। यानी अपनी बातों को कह करके ही हम, चाहे पॉजिटिव बात हो या निगेटिव बात हो, उसको कह करके ही व्यक्त कर पाते हैं। इसीलिए हार्लॉक ने जो कहा है कि दूसरे के साथ संचार बनाने की क्षमता ही भाषा है। बोलना भाषा का एक भाग होता है। बोलना भाषा का एक भाग होता है। देखो, भाषा जो है सांकेतिक, शुरू में जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो आदि मानव जिसको कहते हैं वो बड़बड़ाते थे, और बड़बड़ाते कुछ ऐसी चीज़ें निकल गई, उनको वो संकेत के रूप में लिया, और इशारा से भी हम व्यक्त कर पाते हैं जिस तरह से। तो बड़बड़ाते यानी आपस में बबरिंग करना, उसके बाद उसी से भाषा का विकास हुआ है। शुरू में कोई भी जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो प्रॉपर यह नहीं किसी को पता चला था कि कैसे भाषा बोली जाती है और कैसे लिखी जाती है, क्योंकि पहले बोली जाती है उसके बाद लिखी जाती है। देखा होगा बच्चा जो है लिखना बाद में सीखता है, बोलना पहले सीखता है। वह इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार के सदस्यों का, और उनकी भाषा को सुन करके तब वह सीखता है, और फिर बोलने के बाद ही। इसीलिए शुरू में बच्चे को लिसनिंग मेथड का इस्तेमाल करके सिखाया जाता है। उनको दिखाया जाता है कि ये क्या है, ये ट्यूबलाइट है, ये फ़ैन है, ये कैमरा है, ये टेबल है, ये कुर्सी है,
और उसको सुन करके, इसीलिए लिसनिंग पहले होता है, उसके बाद फिर लिसनिंग के बाद जो है राइटिंग का स्किल के बारे में सिखाया जाता है। फिर वह धीरे धीरे छोटे शब्द सिखाए जाते हैं, फिर छोटे शब्द से बड़े शब्द वाक्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से भाषा का विकास होता है। भाषा के अर्थ के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भाषा के अर्थ के निम्नलिखित निष्कर्ष का मतलब कंक्लूजन होता है, निकाले जा सकते हैं। पहला नंबर में है भाषा व्यक्ति, पदार्थ अथवा घटना के प्रतिस्थापन का प्रतीक है। भाषा जो है व्यक्ति, पदार्थ अथवा घटना के प्रतिस्थापन का प्रतीक है। कोई भी घटना घटती है उसमें कहीं न कहीं भाषा का इम्पोर्टेंस होता है और पदार्थ का इम्पोर्टेंस होता है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा है कि भाषा संचार का साधन है। भाषा संचार का साधन है। साथ ही साथ विचार एवं भावना का साधन है। साथ ही साथ भावना एवं विचार का साधन है। यानी अगर आप अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने विचार को रखना चाहते हैं, तो आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाषा ही एक साधन है संचार का, यानी कम्युनिकेशन का एक साधन है। साधन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है और भावना एवं विचार का भी ये साधन है। भाषा व्यवहार को दिशा देने, नंबर 3 में है भाषा व्यवहार को दिशा देने एवं नियंत्रित करने का साधन है। यानी अगर आप अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि यह व्यक्ति व्यवहार कुशल है। यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी एब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम, शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो उसी में कहा गया है कि भाषा व्यवहार को दिशा देने एवं नियंत्रित करने का साधन है। कंट्रोल करता है भाषा के द्वारा, आप किसी को नियंत्रित कर सकते हैं। देखते हैं कि महात्मा प्रवचन हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, अगर आपकी भाषा सही है तो उसको सुन करके सभी शांत होते हैं और भाषा के द्वारा उस पर कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। बालक का मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, बालक का मानसिक एवं संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, बालक का मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास भाषा के माध्यम से ही प्रकट होता है। नंबर 5 है भाषा का प्रयोग बालक वस्तुओं की तुलना भाषा का प्रयोग बालक
वस्तुओं की तुलना एवं तर्क वितर्क भाषा का प्रयोग बालक वस्तुओं की तुलना में तर्क वितर्क में करता है। क्योंकि अगर भाषा का ज्ञान रहेगा तभी वो तर्क वितर्क भी कह सकता है, अपनी बात को कह सकता है, पक्ष में कह सकता है, विपक्ष में कह सकता है, और वस्तुओं की भी तुलना कर सकता है कि कौन वस्तु बड़ा है, कौन छोटा है। इसीलिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और यह शुरू से ही दिया जाता है। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने, हमारे इंडियन और फॉरेनर, जब एजुकेशन पॉलिसी बनी थी तो एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि इंडिया में ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, जो कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया था, उन्होंने ट्राई लैंग्वेज फार्मूला पर एक रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, एक नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए और एक फॉरेन लैंग्वेज होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई केरल का व्यक्ति है तो केरल में जो भाषा बोली जाती है रीजनल, वह कन्नड़ भाषा बोली जाती है या तेलुगु बोली जाती है, जो भी बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग होना बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। एक नेशनल लैंग्वेज जिसको हिंदी माना जाता है, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और जो फॉरेन लैंग्वेज है, कोई भी एक विदेशी भाषा, तो अंग्रेज़ी भाषा, चूँकि अंग्रेज़ का शासन हमारे देश पर रहा, इसीलिए उसका इस्तेमाल सभी जगह, और इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। कारण है कि कहीं भी जाओ तो इंग्लिश बोल करके ही काम चलाया जाता है। लेकिन बहुत ऐसे देश हैं जहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब तो सिखाया चुके हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग में अधिकतर जो बुक हैं वह इंग्लिश में हैं, तो इसीलिए इंग्लिश सीखना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए, औपचारिक भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। जैसे भाषा दो तरह का होता है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। जो फॉर्मल लैंग्वेज कह सकते हैं, औपचारिक भाषा को फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है। एक इनफॉर्मल होता है, जो घर जो बोलचाल की भाषा होती है, जिसकी कहीं कोई पुस्तक में मेंशन नहीं है, कोई किताब में नहीं मेंशन है, वह अनौपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा जो होता है, जिसको फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या जिसको हमारे भारतीय संविधान में मान्यता मिला हुआ है, वह भाषा जो है फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगा। इसके अलावा जिसको भारतीय संविधान में या जिसका लिखित कहीं कुछ नहीं है, वह जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज कहलाता है, अनौपचारिक भाषा कहलाता है। तो औपचारिक भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। औपचारिक भाषा के उत्पत्ति, ओरिजिन कैसे हुआ, इसके कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। नंबर 1 है यूम सिद्धांत। यूम सिद्धांत। यूम सिद्धांत क्या है और इसको किसने दिया, इसके बारे में जानेंगे। द यूम थ्योरी, द यूम थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जो हम बोलते हैं, मुंह से ही बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वह मुंह से बोलते हैं, और मुंह में हमारा जिह्वा और दांत दोनों का इस्तेमाल होता है।
अब जैसे हिंदी में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग होता है, तो सभी हमारा मुंह के अलग अलग भाग से अलग अलग आवाज़ निकालने में, अलग अलग शब्द के निर्माण में, अलग अलग अक्षर बोलने में मदद करता है। जिसे पा बोलना है तो दोनों ओर सटा होता है। अगर आपको का बोलना है तो कंठ का सहारा लिया जाता है ना, कवर्ग, चवर्ग, फिर जिह्वा का इस्तेमाल होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिह्वा शरीर से संबंधित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जिह्वा शरीर से संबंधित होती है। जो मूक अभिनय की सूक्ष्म ध्वनि से, जो मूक अभिनय की सूक्ष्म ध्वनि से संबंधित है। मूक अभिनय, जैसे मान लीजिए ये मूक अभिनय का मतलब होता है कि इशारा से, है ना, इशारा से जब हम किसी चीज़ को बताते हैं, या मान लो कोई चीज़ खाना खाए हुए है मुंह में, वह बोल रहा है, या गूंगा आदमी जो बोलता है, तो उसमें जिह्वा का कहीं न कहीं इस्तेमाल होता है, जिसको युमयुम सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा बकबकाना संयोग सिद्धांत, दूसरा है बकबकाना, बकबकाना संयोग सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द बेबल लक थ्योरी, द बेबल लक थ्योरी। देखिए इसमें क्या है, इसके जनक जो थे, बकबकाना सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध रहा, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस सिद्धांत के जन्मदाता जो है E.L. थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत काम किया है। इसको आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत लर्निंग पर भी दिया है, और भी बहुत तरह के सिद्धांत इन्होंने दिया है। आदि मानव कार्य करते समय, बकबकाना संयोग सिद्धांत में है, आदि मानव कार्य करते समय, तो बकबकाना संयोग सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। इनका कहना था कि आदि मानव कार्य करते समय बड़बड़ाता रहता था, संयोग उसकी बड़बड़ाहट ने भाषा का निर्माण कर दिया, और बाद में तो जब भाषा का निर्माण शुरू हो रहा होगा तो इसी तरह से हो रहा होगा। आप देखिए ये दो सिद्धांत इसमें, बड़बड़ाना का सिद्धांत और दूसरा जो है युमयुम सिद्धांत दिया गया है। अब भाषा विकास के अवयव कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। तो भाषा के विकास का अवयव या अंग कह सकते हैं। कौन कौन से अंग हैं जो भाषा के विकास को प्रभावित करता है। भाषा का ज्ञान एवं विकास शरीर के विभिन्न अंगों एवं मानसिक शील गुण, जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है, के प्रयोग पर
निर्भर करता है। पहला नंबर है कान के द्वारा सुनकर भाषा की समझ होना। कान के द्वारा सुनकर भाषा की समझ होना। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा का कान सही है तभी वह सुन करके भाषा बोल सकता है या सीख सकता है। मान लो एक बच्चा जन्म लिया, जन्म से ही गूंगा और बहरा है, तो उसे लैंग्वेज सिखाने में कितनी कठिनाई होती है उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो ऐसे बच्चे का पेरेंट्स है। उसके लिए आजकल बहुत सारे टीचिंग मेथड्स आ गए हैं, स्पेशल ट्रेनिंग होता है। आप लोग जानते होंगे कि स्पेशल टीचर्स का ट्रेनिंग होता है जिसमें गूंगे बहरे यानी जो फिजिकली चैलेंज हैं दिव्यांग बच्चों को सिखाने के लिए, ये ब्लाइंड बच्चा है या गूंगा है या बहरा है, ऐसा देखा गया है जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है। और अगर गूंगा बहरा नहीं हो तो सुन करके वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई गाली दे रहा है या उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसे गुस्सा आएगा और वो गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकता है, भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि गूंगा है। इसीलिए भगवान ने या प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बाय बर्थ अगर कोई गूंगा है तो वह बहरा भी होता है, उसे सुनाई नहीं देता है उतना। अगर सुनाई देगा तो वह आंसर कहाँ से देगा जब वह बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए कान के द्वारा सुनकर भाषा की समझ होना यह जो है मुख्य अवयव है। दूसरा, मुख के विभिन्न अंगों के सहयोग द्वारा, मुख के विभिन्न अंगों के सहयोग द्वारा ध्वनि उत्पन्न किया जाता है ना। अगर मान लो किसी का ओठ कटा हुआ है तो पा फा बा भा म इससे संबंधित शब्द वह बोल ही नहीं सकता है। जैसे देखे होंगे जो तूतला होता है, यानी मान लीजिए मुर्दा है या जिह्वा में कोई प्रॉब्लम है, किसी का दांत टूटा हुआ है, एक बूढ़ा आदमी जिसका दांत नहीं है वह जब बोलता है, या बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू में दांतें नहीं होती है, उसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है तो पूरे कंप्लीट दांत नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत दिक्कतें होती है और उन तूतली आवाज़ में वह बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो मुख के विभिन्न अंग, हमारे मुख में जो अंदर जिह्वा का इम्पोर्टेंस रोल है, दांत का इम्पोर्टेंस रोल है, मुर्दा ये जो तलवा होता है जिसको बोलते हैं उसका इम्पोर्टेंट है, कंठ का इम्पोर्टेंट है। अगर आपका गला ख़राब है तो आवाज़ भारीपन हो जाता है। तो ये सारे जो है मुख के ही विभिन्न अंग हैं जो ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करता है और भाषा के विकास में इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। तो भाषा के विकास में इन अंगों का बड़ा महत्व है। अक्षर एवं वर्णमाला को आँखों द्वारा पहचानना, अक्षर एवं वर्णमाला को आँखों द्वारा पहचानना। क्योंकि अब देखो, अगर आपका आँख सही है तभी आप अक्षर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। बच्चा मान लो गूंगा बहरा नहीं है, बोल भी सकता है लेकिन अगर देख नहीं सकता है तो ये लैंग्वेज उसको नहीं हम सिखा सकते। सुन सकेगा, बोलेगा लेकिन लिख नहीं पाएगा, वह अक्षर को पहचान नहीं पाएगा। अगर कोई जन्म से अंधा होता है या बाद में भी अंधा हो जाता है, 2-4 साल के बाद भी हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को एक लिपि सिखाई जाती है जो फ्रांस में सबसे पहले उसकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति क्या कहोगे, वहीं उसका निर्माण हुआ, ओरिजिन हुआ। एक लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया, क्योंकि वह स्वयं अंधे थे। और आज उनके यह लैंग्वेज के वजह से सारी दुनिया में जो अंधे हैं वह अपने आप को
बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि अंधा होने के बाद भी वो लैंग्वेज सीख सकते हैं और बड़े बड़े विद्वान हैं और बहुत शांत चित्त होकर के बहुत संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रयोगशाला की ज़रूरत होती है। मैथ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन और चीज़ों में उनका जो है योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो अक्षर एवं वर्णमाला को आँखों द्वारा पहचानना भी यह विभिन्न अवयव हैं। उंगलियों की सहायता भाषा को लिखना। नंबर 4 में अंगुलियों की सहायता से भाषा को लिखना। अब देखिए, लैंग्वेज को सीखने में हमारा कान का भी इस्तेमाल होता है, हमारा आँख का भी इस्तेमाल होता है, हमारा मुंह का भी इस्तेमाल होता है और हमारा हाथ के अंगुलियों का इस्तेमाल होता है। जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, जैसे ऐसा भी कुछ कारनामा कुछ बच्चे ने कर दिखाए हैं। एक यूपी का लड़की था जिसके हाथ दोनों नहीं थे, वो पैर के अंगुलियों में पेन को फंसा करके लिख करके 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था। तो यह अनोखा कार्य कुछ लोग ही, बिरले लोग कर पाते हैं, लेकिन भाषा के विकास में इन अंगों का बड़ा महत्व है, जो ये भाषा के विकास का मुख्य अवयव इनको माना जाता है। तो ये 4 अवयव मुख्य हैं। लिखने के अभ्यास के लिए आँख एवं दूसरी मानसिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। देखिए, लिखने के अभ्यास में मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं। हम कोई चीज़ चिंतन करते हैं तभी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। चाहे कोई कवि बना है, साहित्यकार बना है, लेखक बना है, तो तभी जब उसके दिमाग में उस चीज़ें आती है, मेमोरी में आती है, कल्पना करता है, विचार करता है, मंथन करता है, तभी वह लिख पाता है। तो लिखने के अभ्यास में मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। और विभिन्न अवस्थाओं में, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास किस प्रकार होता है, कितने वर्ड्स पावर बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें की जानकारी आपको दी जाएगी। तो अब आते हैं विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। सबसे पहले हम आते हैं शैशवावस्था में। शैशवावस्था में भाषा का विकास। देखिए, शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष का स्टेज होता है। इस दरम्यान में भाषा का विकास जो है बहुत कम होता है। देखिए, भाषा के विकास में इसमें जो है रोना, दूसरा बकबकाना, तीसरा शरीर की गति एवं हाव भाव, नंबर 4 बोलना। ये सारी चीज़ें शुरुआत में होती है शैशवावस्था में। उसके बाद ही लैंग्वेज का, भाषा का ज्ञान उसे शुरू हो जाता है। 12 महीने की अवस्था में, 12 महीने की अवस्था में बालक 2 अक्षर वाले शब्द बोलना शुरू कर देता है।
जो बिल्कुल सीधा सीधा हो। सीधा सीधा का मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, जिसमें बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा नहीं होता है, वैसे शब्द जो है 12 महीने में बोलना शुरू कर देता है बच्चा। जैसे मामा, दादा, नाना, पापा, ये सब आसानी से वह बोलना शुरू करता है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बड़ी की मात्रा वाले शब्द जैसे पिताजी या भैया या चाची या फूफा, तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल वह करना शुरू कर देता है। कुर्सी, टेबल, ये सब में देख रहे हैं, किसी में ए कार लग रहा है, किसी में ऊ कार लग रहा है, किसी में बड़ी की मात्रा, किसी में छोटी की मात्रा। तो यह सब, तो बच्चे को अगर छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो पहले टेढ़ा लैंग्वेज मत सिखाइए, सीधा वाला सिखाइए, जिसमें बड़ी ई की मात्रा या छोटी ई की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा का इस्तेमाल नहीं हो। तो एक टीचर होने के नाते, अगर आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, छोटा बच्चा आपके पास आता है, तो पहले छोटे छोटे शब्द या कोई अगर बड़े शब्द हैं तो उसको टुकड़े में बांट करके सिखाने का प्रयास करिए, तभी बच्चा सीख पाता है। ऐसे जो फॉर्मेट बना हुआ है, जो बुक का या सिलेबस का, जो करिकुलम का, इस तरह का फॉर्मेट बनाया जाता है ताकि बच्चे किस स्टेज में कितना सीख सकता है, यह उसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, इसमें शब्दावली बनाना, शब्दावली बनाना, क्योंकि छोटे बच्चे को सिखाने के लिए ही ये ज़रूरी होता है। क्योंकि बड़े बच्चे जब से सीख जाते हैं, जब उसके वर्ड पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हज़ारों में हो जाता है, तब फिर उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में शुद्ध उच्चारण करने के लिए, क्योंकि जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो वो समझेगा ही नहीं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो। तो शुरू में ही बच्चे को उस तरह से सिखाया जाता है। तो शब्दावली का निर्माण करने के लिए सिखाया जाता है। बिल्डिंग एंड वोकैबुलरी, शब्दावली का मतलब बिल्डिंग एंड वोकैबुलरी का इस्तेमाल जो है, बिल्डिंग ऑफ वोकैबुलरी का इस्तेमाल, वोकैबुलरी का इस्तेमाल जो है शुरू में किया जाता है। नंबर 1 में है सामान्य शब्दावली। सामान्य शब्दावली जो बिल्कुल, जिसमें आपका बालक आसानी से बोल सके, है ना। सबसे पहले जो है बहुत ही आसान शब्द सिखाया, जैसे पापा हो गया या चाचा हो गया या बाबा हो गया, हैं। इस तरह के जो लैंग्वेज है, सामान्य शब्दावली का प्रयोग जो है किया जाता है। और फिर उसके बाद बच्चे जो हैं जब बोलना शुरू करते हैं, बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो ये जो शब्द हैं वो संज्ञा वाले हैं। उसके बाद क्रिया शब्द का इस्तेमाल बच्चा करना शुरू करता है, जैसे खाना, पीना, सोना, हंसना, ये जो है क्रिया शब्द हैं। उसके बाद जो है फिर क्रिया विशेषण भी सिखाना शुरू कर देते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, ये गर्म, ठंडा। तो यह जो है क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द उनको सिखाया जाता है। उसके बाद संज्ञा बोलते बोलते जो है सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम में जैसे वह, तुम, मैं। तो छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करता है, जब बोलना को सीख लेता है, तो मैं का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है। यह भी क्वेश्चन में आपसे आता है कि कौन सा शब्द, सर्वनाम के कौन सा शब्द का प्रयोग प्रारंभिक अवस्था में, शैशवावस्था में, जैसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी। अगर उसके घर में जैसे एक लड़का है लेकिन 3-4 लड़कियां हैं आसपास में, वह अगर स्त्रीलिंग का प्रयोग करती है
तो वो लैंग्वेज में तो बच्चे सीख जाते हैं। कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके आदत को बदलना। नहीं तो एक लड़का भी है, कहेगा मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं लिखूंगी। बाद में उसको समझाया जाता है कि नहीं, तुम लड़की नहीं लड़का है, तुम बोलो मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। तो यह जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद विशेष शब्दावली, सामान्य शब्दावली में तो ये आ गया। विशेष शब्दावली, विशेष शब्दावली भी सिखाया जाता है। इसमें होता है जब बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तब छोटे छोटे वाक्य भी वो बोलना शुरू कर देता है और कुछ विशेष शब्द का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद है रंग शब्दावली, यानी विभिन्न प्रकार के रंगों के बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। लाल रंग, पीला रंग बताया जाता है कि ये लाल है, ये पीला है, ये काला है। क्योंकि बच्चा जब बोलना शुरू किया है, उसे कलर के बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे सामान्य शब्दावली सीख लेता है तो उसे बताया जाता है कि देखो ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये पीला है, नीला है। तो रंग शब्दावली का प्रयोग कराया जाता है। फिर उसके बाद मुद्रा शब्दावली, मुद्रा शब्दावली जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तभी वह पैसे को पहचानने लग जाता है। हालांकि पैसा साल भर में ही पकड़ लेता है, लेकिन वो जानता नहीं कि ये 100 रुपया है या 50 रुपया, 25 रुपया है। तो मुद्रा शब्दावली जो है 4 से 5 वर्ष की अवस्था में यह क्वेश्चन भी आता है। 4 और 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे मुद्रा को समझने लग जाते हैं कि कौन 10 रुपया का नोट है, कौन 20 रुपया का नोट है। अगर कोई बच्चा पहले समझ रहा है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है। उसके बाद है समय शब्दावली। समय शब्दावली यानी टाइम के बारे में, घड़ी देखना या कितना बज रहा है, सुबह है कि शाम है, ये सारी चीज़ें जो है 4 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा सीखना शुरू कर देता है और उसे समय शब्दावली का पता चल जाता है। उसमें जो है वह सुबह, शाम या दोपहर का ज्ञान हो जाता है, या दिन, है ना। जैसे सोमवार है या मंगलवार है ना, ये सारी चीज़ें जानकारी, या तिथि के बारे में कि 10 तारीख है कि 15 है कि 20 है, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। तो आप ध्यान रखिए, एक टीचर होने के नाते अगर बच्चा आपके पास आता है, हालांकि आपके पास 4-5 साल में बच्चे, जब नर्सरी में तो 2.5 साल में ही बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में है तो 5+ में होता है, या उसके पहले केजी होता है, प्रेप होता है। तो एज के हिसाब से सिखाने का प्रयास कीजिए। अच्छे टीचर होने के नाते प्रेशर दे करके नहीं सिखाना है। तो इस तरह से बालक में, और 5वां नंबर होता है, 5वां नहीं, ये 6ठा नंबर हो जाएगा, शिष्टता शब्दावली। शिष्टता शब्दावली, शिष्टता शब्दावली भी बालक को शब्दों का ज्ञान कराया जाता है कि प्रणाम किसको कहते हैं, नमस्कार किसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सिखाया जाता है। अपभाषा शब्दावली, अपभाषा शब्दावली, इसको स्लैंग वोकैबुलरी कहा जाता है। स्लैंग वोकैबुलरी, ये अपभाषा शब्दावली में क्या होता है, और इसके बाद जो है नंबर 8 में है रहस्यमय शब्दावली।
तो जैसे जैसे बालक का उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें जो है भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है। उम्र बढ़ते जाता है ये चीज़ें, और बच्चा जो है 7 साल 8 साल तक बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, वोकैबुलरी पावर भी बढ़ जाती है। एक एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने कहा था, और आपको बता दें कि किशोरावस्था से पूर्व बालकों में गूढ़ शब्दावली का भी ज्ञान हो जाता है। अवस्था से पूर्व, किशोरावस्था से पूर्व बालकों में गूढ़ ये रहस्यमय शब्द की जानकारी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे आपको बताएंगे। एक प्रोफेसर स्मिथ थे, शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक सर्वे किया था, और सर्वे के आधार पर प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार अलग अलग वर्ष में जो वोकैबुलरी का पावर होता है वो अलग अलग होता है, और उसके आधार पर इन्होंने निकाला था शब्दों का ज्ञान 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। इसके अनुसार था कि 1 वर्ष में बालक 3 शब्दों को वह सीख जाता है, 2 वर्ष में 272 पहुंच जाता है, देखो कितना छलांग लगाता है, और 3 वर्ष में 896 शब्द जो है बच्चा वह बोल सकता है, सीखा हुआ रहता है, और चौथे साल में 1540 हो जाता है, 5वें साल में 2072 हो जाता है, और छठे साल में 2565 हो जाता है। तो इस तरह से शब्दों का ज्ञान जो है बच्चे को हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में इसकी कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ना करना भूलें। देखिए दिसंबर में आपका CTET का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। मैं प्रयास करूँगा कि डेली आपका वीडियो मैं दे रहा हूँ, और नवंबर तक में पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी आपका कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है जिसे आपको तैयारी कराना है, उसमें EVS का भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा मैथ और साइंस जो सेकेंड पार्ट का करते हैं उनके लिए भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।